Hello everyone, welcome back to our new lecture series CGPSC Tech for ACF presented by Bright Benches Academy. हमने अपने कल के लेक्चर में अप टू 15 MCQs को जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज के हम अपने इस लेक्चर में 51 से लेकर 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि अनदर सेट ऑफ 50 MCQs को आज हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस लेक्चर की तरफ, और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले फिर से वही बातें जो आप डेली सुनते आते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। कटिंग ऑफ लार्ज ट्रीज विच थ्रो शेड ऑन द यंग ट्रीज इज कॉल्ड, यानी कि उन टॉल ट्रीज को काट देना जो कि किसके ऊपर शेड जो कि किसके ऊपर छाया पहुंचाते हैं, यंग ट्रीज के ऊपर। तो ऐसे ट्रीज को काटना क्या कहलाता है? ऐसी ट्रीज को, जैसे हमारा ऑप्शन नंबर ए है थिनिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि थिनिंग क्या होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे जो ऑप्शंस हैं उनका जो मीनिंग निकल कर आता है वो सेम ही आता है, लेकिन आपको काफी अवेयर रहना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो जैसे देखिए पहला ऑप्शन है हमारा थिनिंग। तो थिनिंग का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ ट्रीज। सिलेक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर ट्रीज को क्या कर देना, उनको रिमूव कर देना। क्यों? ताकि उनकी जो ग्रोथ है उनको हम इम्प्रूव कर सके, उनकी जो हेल्थ है, बाकी ट्रीज की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी ग्रोथ को अच्छा करने के लिए सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ ट्रीज, सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ ट्रीज क्या कहलाता है? थिनिंग कहलाता है। अगर हम अर्ली थिनिंग की बात करते हैं तो अर्ली थिनिंग क्या कब कब की जाती है? आफ्टर 20 ईयर्स जो है वो आपकी अर्ली थिनिंग की जाती है, और लेट थिनिंग जो है वो 50 साल के बाद की जाती है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि अर्ली थिनिंग कब की जाती है? अर्ली थिनिंग जो है वो 20 सालों के बाद की जाती है, और लेट थिनिंग जो है वो 50 सालों के बाद की जाती है। तो थिनिंग का मतलब ये होता है। वहीं अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहलाता है? सिलेक्शन कटिंग। सिलेक्शन कटिंग। तो सिलेक्शन कटिंग का मतलब क्या होता है कि कटिंग डाउन ऑफ सिलेक्टेड ट्रीज। देखिए थिनिंग में क्या कह रहा है? सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ ट्रीज। वहीं सिलेक्शन कटिंग का क्या कहना है? कटिंग डाउन ऑफ सिलेक्टेड ट्रीज, मतलब सिलेक्टेड ट्रीज का कट डाउन कर जाना फॉरेस्ट में, जिससे कि अदर ट्रीज की ग्रोथ में अगर वो कोई पर्टिकुलर ट्री रुकावट पैदा कर रहा है तो उस ट्री को कट डाउन कर देना। ओके, तो दैट इज योर व्हाट सिलेक्शन कटिंग। लेकिन यहाँ पर जो कटिंग की जाती है वो मतलब उसको हार्वेस्टिंग पर्पस से की जाती है। जैसे सपोज क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई एक ट्री है, ठीक, यहाँ पर कोई एक ट्री है और यहाँ पर कोई यंग ट्री है, और ये वाला जो ट्री है वो इसको क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। लेकिन अब इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो सामने आ चुका है। हार्वेस्टिंग पीरियड का मतलब कि अब इसके कट डाउन होने का समय आ चुका है फॉर मार्केटिंग पर्पस। तो अब हमने क्या कर दिया? इस सिलेक्टेड ट्री की जो है कटिंग कर दी। तो ऐसी कटिंग को हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन कटिंग कहते हैं। फिर है हमारा शेड ट्री कटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज योर व्हाट? शेड ट्री कटिंग। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही एक वर्ड दिखाई दे रहा है, शेड। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ये क्लिक करे कि यहाँ पर चूंकि शेड वर्ड बोल रहा है तो ऑप्शन सी में जब शेड दिया हुआ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी ही होगा, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए शेड ट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्री जिसको पर्पसली लगाया गया है फॉर शेड पर्पस। मतलब उनको किस लिए लगाया गया है? कि आसपास की जो सराउंडिंग है वो वहां पर छाया प्रदान कर सके। तो ऐसी ट्रीज को हम क्या कहते हैं? शेड ट्रीज। और उनकी कटिंग करना इज योर व्हाट? शेड ट्री कटिंग। तो अब हमने इन तीनों का मतलब तो समझ लिया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर व्हाट? रिलीज कटिंग। रिलीज कटिंग में क्या किया जाता है कि जो लार्ज ट्रीज हैं, जो कि बड़े टॉल ट्रीज हैं, और वो अपना जो छाया है, उनकी छाया जो है यंग ट्री को क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है उनकी ग्रोथ में। तो ऐसी कटिंग को हम क्या कहते हैं? रिलीज कटिंग कहते हैं। अब देखिए थिनिंग में क्या हो रहा है कि आप 20 साल बाद उसको जो है उसकी थिनिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज कि 20 साल से पहले ही कोई ट्री जो है वो लंबा हो गया और वो टॉल हो गया काफी, और वो यंग ट्री को क्या कर रहा है? उसकी ग्रोथ में रुकावट पैदा कर रहा है, तो आप तब तक तो वेट नहीं करोगे 20 साल तक के लिए। तो थिनिंग तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि थिनिंग का डेफिनेशन ही अलग है, राइट।
फिर सिलेक्शन कटिंग की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन कटिंग कब की जाती है, अभी हमने देख लिया, शेड ट्री कटिंग भी देख लिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिलीज कटिंग। इसलिए मैंने बोला कि ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्चुअली यहाँ पर सब में ही सिलेक्टेड ट्री का ही कट डाउन किया जा रहा है, लेकिन डेफिनेशन सबकी अलग अलग है। ओके डियर व्यूअर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ मैच्योर ट्रीज विच आर द हाईएस्ट क्वालिटी एंड मोस्ट वैल्यूएबल इज नोन एज व्हाट। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है क्लियर कटिंग। तो क्लियर कटिंग के बारे में हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर व्हाट, सिलेक्शन कटिंग एंड इकोनॉमिक हाई ग्रेडिंग। यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। जैसे देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको सिलेक्शन कटिंग के बारे में बताया था कि सिलेक्शन कटिंग कब की जाती है, कि जब वो क्या हो गया, प्रॉपरली ग्रोथ कर चुका है और अब उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, राइट। और एज वेल एज क्या हो रहा है कि उस ट्री से जो यंग ट्रीज हैं उनको भी इफेक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स शेड। अब हमने उसको कट डाउन कर लिया और मार्केट में ले गए बेचने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ मैच्योर ट्रीज विच आर द हाईएस्ट क्वालिटी, जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी हो चुकी है और मोस्ट वैल्यूएबल है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कटिंग एंड इकोनॉमिक हाई ग्रेडिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैच्योर ट्रीज लिखा है, रिमूवल ऑफ मैच्योर ट्रीज, तो आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे मैच्योर कटिंग और आप उसको टिक कर देंगे। बट नहीं, आपको क्वेश्चन को जो है बारीकी से समझना है और फिर उसके आंसर को सिलेक्ट करना है। चलिए, बाकी टाइप कटिंग ऐसा कोई कटिंग होता नहीं है, जस्ट आपको गुमराह करने के लिए एग्जामिनर ने ये जाल बिछाया और आपको जाल में फंसना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 डिस्कस करते हैं। रिमूविंग ट्रीज डैमेज्ड बाय फायर, इंसेक्ट्स और डिसीज इज कॉल्ड, ये हमने ऑलरेडी अपने कल के लेक्चर में किया हुआ है, दैट इज योर व्हाट, सैल्वेज कट। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, रिमूवल ऑफ मैच्योर टिम्बर इन अ सीरीज ऑफ कटिंग सो दैट द रिमेनिंग ट्रीज माइट रीसीड द एरिया इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड व्हाट। यहाँ पर क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सिलेक्शन कटिंग तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, दैट इज व्हाट, नेटल कटिंग भी नहीं हो सकता। नेटल कटिंग एक ट्रीज की प्रजाति होती है नेटल, तो उसकी कटिंग डाउन करना इज योर व्हाट, नेटल कटिंग। जब हम सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको भी देखेंगे। फिर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज योर व्हाट, शेल्टर वुड कटिंग, दैट इज योर व्हाट, शेल्टर वुड कटिंग। तो शेल्टर वुड कटिंग के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था कि जो प्रोग्रेसिव कटिंग होती है फॉरेस्ट के प्रोग्रेशन के लिए, राइट, ताकि वापस से क्या हो सके, उस पेड़ के जरिए उसका रीजनरेशन हो पाए, दैट इज योर व्हाट, शेल्टर वुड कटिंग। देखिए, रिमूवल ऑफ मैच्योर टिम्बर मतलब आप मैच्योर टिम्बर को एक सीरीज में काट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो रिमेनिंग ट्रीज जो है वो वापस से क्या कर जाए, रीजनरेट करे, राइट। तो उसी को हम क्या कहते हैं, शेल्टर वुड कटिंग। सपोज यहाँ पर ट्रीज हैं, ठीक, आपने इसका क्या कर दिया, अब इसका हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, आपने इसको काट दिया, बट ऐसे काटा है कि जहां से उसका रीजनरेशन जो है वो वापस से हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि आपको वापस से जो ये ट्रीज, आपको पूरे तरीके से इनको रिमूव नहीं करना पड़ेगा, वहां पर लाके फिर नर्सरी से लाके उनकी प्लांटेशन नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसे कटिंग को हम क्या कहते हैं, शेल्टर वुड कटिंग कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पर क्या है, डेंसिटी कटिंग। तो क्या, अगर एक पर्टिकुलर, यहाँ पर एक टर्म है डेंसिटी कटिंग, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। डेंसिटी कटिंग को समझ लेते हैं कि अगर आप एक किसी पर्टिकुलर एरिया के ट्रीज को कट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कटिंग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ द लोअर ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड व्हाट। ट्रीज के लोअर ब्रांचेस की रिमूवल क्या कहलाता है, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, थिनिंग। तो थिनिंग तो नहीं कहलाता है, थिनिंग क्या कहलाता है, अभी हमने देख लिया, कटिंग बैक नहीं। और ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, लेट्स सी, पिंचिंग, पिंचिंग भी नहीं कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर व्हाट, प्रूनिंग। प्रूनिंग के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, विच इज नॉट कंसिडर्ड इन स्टैंड डेंसिटी। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंड डेंसिटी क्या होती है। अगर हम स्टैंड डेंसिटी की बात करें तो हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस किया हुआ है स्टैंड डेंसिटी के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में। स्टैंड डेंसिटी जो कि बेसल एरिया से डिनोटेड होता है, बेसल एरिया को ही हम क्या कहते हैं, मतलब स्टैंड डेंसिटी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से हम किस स्टैंड डेंसिटी के अंदर
कंसिडर नहीं करते हैं, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट ट्री हाइट को जो है हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके अच्छा, सबसे पहले अगर आप लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि स्टैंड क्या होता है, तो इसको भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो हमने अभी तक हमारे जितने भी लेक्चर्स थे, तो उसमें से किसी ना किसी एक लेक्चर में मैंने आपको स्टैंड के बारे में बताया हुआ है। अगर मैं स्टैंड की बात करूं तो स्टैंड बेसिकली क्या होता है, कम्युनिटी ऑफ ट्रीज होती है। ठीक, ट्रीज का एक ग्रुप होता है जो कि सब यूनिफॉर्म मैनर पे होता है, मतलब उनकी जब प्लांटेशन हुई होगी तो एक ही टाइम पीरियड पे होगी, उनकी ग्रोथ जो है वो भी यूनिफॉर्मली हो रही है, कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर, उनका एज, उनका क्लास, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी स्पीशीज सब एक जैसी होती है। तो ऐसे ट्रीज को हम, ऐसे कम्युनिटी ऑफ ट्रीज को हम क्या कहते हैं, स्टैंड कहते हैं, यानी कि ग्रुप। जैसे लॉयन की ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं, राइट। तो उसी तरीके से सेम स्पीशीज की ट्रीज, उनका जब एज, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम हो जाता है तो उनको हम स्टैंड कहते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 क्या कहता है, सेलिंग स्टैंडिंग टिम्बर इज कॉल्ड डैश सेल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है। ये थोड़ा इकोनॉमिक टर्म है। स्टैंडिंग टिम्बर की अगर हम बात करें तो टिम्बर जो कि that has not been cut or sold, ऐसा टिम्बर that has not been cut or sold। स्टैंडिंग टिम्बर की अगर हम बात करें तो जनरली जो टर्म होता है वो इट इज द पार्ट ऑफ रियल स्टेट। अगर हम सम स्टेट्स में अगर हम देखा जाए तो क्या होता है कुछ राज्यों में कि अगर एक बार लैंड का जो ओनर है वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है सारे टिम्बर को बेचने के लिए, तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर अभी तक ट्रीज जो हैं वो टिम्बर के लिए कट हुए हैं या नहीं हुए हैं ये मायने नहीं रखता। तो दैट इज योर वर्ड स्टैंडिंग टिम्बर, जो कि पार्ट ऑफ रियल स्टेट है। और अगर जैसे देखा जाए तो इन सम पार्ट्स, इन सम स्टेट्स क्या होता है कि वंस अ लैंड ओनर साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, इफ अ वंस अगर एक लैंड ओनर जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है टिम्बर को बेचने का, तो इट बिकम्स इट्स पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक, इवन इट हैज नॉट बीन कट और नॉट कट, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेल को हम कहते हैं स्टम्पेज सेल। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, स्टम्पेज सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 क्या कह रहा है, a tree stand regeneration almost totally from sprouts is called coppice forest। ये तो हमें पता है। ओके चलिए, गर्डलिंग इज अ मेथड यूज्ड टू, वेरी गुड क्वेश्चन। और गर्डलिंग वर्ड जो है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। गर्डलिंग का मतलब क्या होता है, अगर गर्डलिंग की हम बात करें, चलिए देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, गर्डलिंग इज अ मेथड यूज्ड टू किल अनवांटेड ट्रीज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। गर्डलिंग जो मेथड है, ये मेथड जो अनवांटेड ट्रीज होते हैं उनकी किलिंग पर्पस जो होती है, उनका किलिंग मेथड जो होता है, दैट इज टर्म टू बी एज गर्डलिंग। ओके, तो अच्छा यहाँ पर एक देखिए, एक ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज व्हाट प्रॉपरली स्पेस विनर क्वालिटी ट्रीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनर, विनर क्या होता है, वेनिर क्या होता है कि अ थिन लेयर ऑफ वुड, अगर हम किसी थिन लेयर ऑफ वुड जो है दैट इज स्टक ऑन टू द सरफेस of the cheaper material just to look it costly, just to make it look costly। तो ऐसी क्वालिटी ट्रीज को जो कि वेनियर बनाने के काम आती है वो क्या कहलाती है, वेनियर क्वालिटी ट्रीज कहलाती है। और उनकी जो फॉरेस्ट्री है वो अलग से की जाती है। जैसे अगर हम हिंदी वर्ड की बात करें तो वेनियर के लिए तो झूठा दिखावा, दैट इज व्हाट वेनियर। ओके अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी है, प्रोड्यूस नॉट फ्री लुम्बर। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा और नया वर्ड है और इससे आप लोगों को वाकिफ होना चाहिए। लुम्बर कुछ नहीं है, टिम्बर का ही अनदर वर्ड है, जो कि नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में इसे लुम्बर कहा जाता है। टिम्बर को ही लुम्बर कहा जाता है नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश। तो प्रोड्यूस नॉट फ्री लुम्बर, नॉट क्यों बन जाते हैं, ये भी मैंने आपको जब हम साइड फैक्टर्स पढ़ रहे थे तो हमने बताया था, गांठें बन जाती है और क्यों बनती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ पे कुछ नए टर्म्स आ रहे थे तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। बट हमारा जो मेन मुद्दा है, जो क्वेश्चन है हमारा, गर्डलिंग
मेथड किस लिए यूज किया जाता है, तो टू किल अनवांटेड ट्रीज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। प्रूनिंग इज डन टू प्रोड्यूस लॉग्स विथ ऑप्शन नंबर ए नॉट फ्री लुम्बर। अभी मैंने बताया कि हमने प्रूनिंग वाले जो सेक्शन था, जब हम साइड फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो प्रूनिंग क्यों किया जाता है, टू जस्ट टू प्रोड्यूस नॉट फ्री लुम्बर। लुम्बर इज व्हाट, टिम्बर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The periodic removal of trees in order to produce better yield is, it means what, कि periodic removal एक टाइम पीरियड में लगातार अगर हम ट्रीज की रिमूवल कर रहे हैं ताकि वो बेटर यील्ड कर सके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिलेक्टिव कटिंग। नेक्स्ट इज योर व्हाट, cuttings made at the sapling stage for the purpose of improving the composition or the quality of the growing timber stand is called improvement cutting। जस्ट आप क्या करें, सैपलिंग स्टेज, सैपलिंग स्टेज का मतलब क्या होता है, काफी यंग है अभी ट्री, वो कंप्लीटली ट्री नहीं बना है, और जस्ट आप उसकी कंपोजिशन को, उसकी क्वालिटी, ग्रोथ के लिए, उसकी टिम्बर को इम्प्रूव करने के लिए जब आप उसकी कटिंग करते हैं, तो दैट इज योर व्हाट, इम्प्रूवमेंट कटिंग। ठीक, अच्छा, क्लियर क्लीनिंग कटिंग के बारे में तो हमें पता ही है, क्लीनिंग कटिंग इज योर व्हाट, क्लियर कटिंग इज आपका क्लीनिंग कटिंग है। बस यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन जानबूझ के गुमराह करने के लिए दिया गया है। चलिए लिबरेशन कटिंग का मतलब हम समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसका गोल, लिबरेशन कटिंग में भी अगर हम इसके गोल या ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो यहाँ पर भी इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मेनली फॉरेस्ट क्लीनिंग पर्पस के लिए ही किया जाता है। और जहाँ पर क्या होता है कि बस क्लीनिंग और लिबरेशन के बीच जो डिफरेंस है, जो एक दूसरे को सेपरेट करता है, वो ये है कि यहाँ पर जब ट्रीज की कटिंग होती है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ही ओल्डर एज में, मतलब यहाँ पर जब ट्रीज की ओवर टॉपिंग कटिंग, जैसे ये ट्री है तो उसकी जो ओवर टॉपिंग कटिंग होती है, तो वो बहुत ही ओल्डर एज में की जाती है। इट मीन्स व्हाट, कि वो क्या हो गया है, जब बहुत बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद इन्हें लगता है कि नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, ये बाकी पेड़ों को जो है परेशान कर रहा है, तो उस टाइम पे जब इसकी कटिंग की जाती है, तो दैट इज योर व्हाट, लिबरेशन कटिंग। मतलब पर्पस क्लीन कटिंग और क्लियर कटिंग की जो बात होती है, इन लोग का पर्पस सेम होता है, लेकिन टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाता है, तो इन लोग का नाम भी जो है वो भी डिफरेंट हो जाता है। वीडिंग कटिंग्स तो हमें पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63 is your what, a non-grass like herbaceous plant is called non-grass, ठीक, like herbaceous plant जो कि herb है, तो वो क्या है, तो that is your what, option number B, forage। forage plant basically क्या होते हैं, plants that are grown for फूड पर्पस के लिए, वो भी कैसे, जैसे हॉर्स और काउस जैसे एनिमल्स के लिए जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉरेज कहते हैं। ओके, और नॉन ग्रास प्लांट है वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फ्लावर इज, डेफिनेटली रिप्रोडक्शन। फ्लावर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, trees which are characterized by having flowers of both sexes on the same tree are, that both sexes means what, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, एक ही ट्री में दोनों तरह के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, मेल भी और फीमेल भी। तो ऐसे ट्रीज कौन से होते हैं, तो अगर मैं क्या बात करूं, तो हमारा आंसर है दैट इज व्हाट, मोनीशियस। पहले तो देखिए कॉनिफरस, अगर मैं कॉनिफरस की बात करूं, तो कॉनिफरस ट्रीज में तो वो फ्लावर ही यील्ड नहीं करता है, उनके पास तो फ्लावर ही नहीं होता है, दे डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स। डेसिडियस ट्रीज की बात करूं, तो यहाँ पर क्या होता है, डेसिडियस ट्रीज जो होते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी एक सेक्स का फ्लावर मिलेगा, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, दोनों सेक्स के फ्लावर आपको डेसिडियस ट्रीज में देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, और फिर डाइशियस ट्रीज जो है, यहाँ पर भी सेम होगा कि एक ही फ्लावर होंगे, लेकिन डेसिडियस और डाइशियस में डिफरेंस क्या होता है कि डेसिडियस का मतलब क्या होता है, फॉल ऑफ, गिर जाना, है ना, तो वो एक पर्टिकुलर सीजन पे ही आएंगे, और डाइशियस जो है वो हम देखेंगे जब हम सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज को डिस्कस कर रहे होंगे। बट हमारा करेक्ट ऑप्शन है मोनोइशियस, जहां पर आपको क्या होगा, बोथ सेक्सेस के फ्लावर्स होंगे सेम ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, question number 66, that is what, the light colored part of a cross section of a tree that is responsible for conducting water and minerals to the ground,
ठीक, वेरी गुड क्वेश्चन है ये। देखिए, अभी तक हमें पता था कि ट्रीज में या प्लांट्स में जो कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो कौन सी टिश्यू के द्वारा की जाती है? जाइलम और फोलियम के द्वारा। ठीक, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। तो अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि लाइट कलर्ड पार्ट ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ट्री, एक लाइट कलर पार्ट होता है, ठीक, जो कि ट्री में ही प्रेजेंट होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स टू द क्राउन। वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है, ठीक है। तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सैपवुड। अच्छा, यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कैम्बियम का मतलब क्या होता है। अगर मैं कैम्बियम की बात करूं तो ये एक सेल्यूलर प्लांट टिश्यू होता है जो कि फ्लोएम और जाइलम को क्या करता है? डिवाइड करने का काम करता है। कैम्बियम क्या होता है? सेल्यूलर टिश्यू होता है जो कि जाइलम फ्लोएम को क्या करता है? डिवाइड करने की कोशिश करता है। मतलब सेल डिवीजन जो होता है ना, वो किसकी मदद से होता है? जाइलम फ्लोएम जो सेल टिश्यू है उनका जब सेल डिवीजन होगा तो वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ कैम्बियम। ओके, फिर अगर मैं हार्टवुड की बात करूं तो हार्टवुड क्या होता है कि जो ट्रंक का जो डेंस इनर वाला पार्ट होता है, यानी कि हार्डेस्ट टिम्बर जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हार्टवुड कहते हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी, पिथ है। पिथ का मतलब क्या होता है? जैसे हम जब ऑरेंज या लेमन देखते हैं, ऑरेंज जब हम खा रहे होते हैं तो उसकी जो स्किन होता है, ऑरेंज का जो स्किन होता है, तो उसके अंदर का जो व्हाइट वाला जो सब्सटेंस रहता है, दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर पिथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द सिंबल फॉर एस्टैब्लिश्ड रीजनरेशन whose height should be 2 to 5 meter or more than DBH 10 centimeter is। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जितने भी टर्म्स यूज किए गए हैं, ई, यू पॉजिटिव, एस पॉजिटिव, डब्ल्यू पॉजिटिव, ठीक, तो ये सारे जो सिंबल्स हैं इनको हम फॉरेस्ट मेंसुरेशन में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बट आपको ये सबसे पहले ये जानना है कि यहाँ पर ये जो डीबीएच लिखा हुआ है, ये डीबीएच क्या होता है? ठीक, यहाँ पर ये जो डीबीएच है, ये डीबीएच क्या होता है? तो डीबीएच क्या होता है? एक स्टैंडर्ड मेथड होता है जो कि साइंटिस्ट यूज करते हैं टू मेजर द साइज ऑफ ट्रीज। डीबीएच इज योर व्हाट? साइंटिफिक स्टैंडर्ड मेथड होता है used by scientists to measure the size of trees a diameter at breast height। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डीबीएच का डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर व्हाट? एस पॉजिटिव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। A fire that has been started intentionally by a forester to be used as a management tool is a। डेफिनेटली ये वाला भी हमने कल जो है डिस्कस किया हुआ है। तो वो क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड बर्न। अपनी सॉइल की इम्प्रूवमेंट के लिए अगर सपोज कि उसने कुछ अपनी फील्ड में आज एक क्रॉप लिया, ठीक, अब उसको क्या करना है? उसने क्रॉप जो है हार्वेस्ट कर लिया, अब उसको उस सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन रखना है, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट करना है उसको, और फिर नए क्रॉप के लिए तो वो क्या करेगा? इंटेंशनली जो है वहां पर फायर लगा देगा, जिससे क्या हो जाएगा? कंप्लीटली अगर उसके थोड़े भी रेसिड्यूज बचे होंगे पुराने वाले क्रॉप के, तो वो क्या हो जाएंगे? पूरे साफ हो जाएंगे, कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो उस मैनेजमेंट टूल को क्या कहते हैं? प्रिस्क्राइब्ड बर्न कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ अ ट्री दैट ग्रोन्स इनटू अ सीड इज कॉल्ड ओव्यूल, हमें पता है। और जब हम बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, ट्रीज रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन वाला, तो हम उसमें भी ये चीजें देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, ये भी हम जो है हमारा बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन वाले पार्ट का ही है। वो क्या है? फ्लावर पार्ट मॉडिफाइड एज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर पार्ट मॉडिफाइड एज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो वो आपका क्या होता है? स्टेमन होता है। स्टेमन क्या होता है? जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, स्टेमन। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज और एनी अदर लिविंग मैटर इज योर व्हाट? द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज और एनी अदर लिविंग मैटर, ठीक, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है टैक्सोनॉमी।
जब हम क्या करते हैं, ट्रीज की क्लासिफिकेशन करते हैं या किसी एनी अदर लिविंग मैटर की जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, जो बायो वाले बच्चे होंगे उनको पता ही होगा, बायोलॉजी का क्लास 11th का जो फर्स्ट में जो आपको टर्म आप जो जिस बारे में सीखते हैं वो टेक्सोनॉमी ही है। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज या किसी भी लिविंग मैटर का जो होता है दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर टेक्सोनॉमी। अच्छा, यहाँ पर हमारा एक वर्ड है एग्रोनॉमी। अगर मैं एग्रोनॉमी की बात करूं तो ये क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है ऑफ प्रोड्यूसिंग and using plants in agriculture for food, fuel, fiber, etc. Okay, science and technology of producing and using plants in agriculture for food, fuel, fiber, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। वही अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसे ही हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 72, that is your what? In measuring the site index of a tree, which criteria must be measured? ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जब हम साइट इंडेक्स मेजर कर रहे होते हैं तो कौन से क्राइटेरिया जो है उसे मेजर किया जाता है। तो अगर साइट इंडेक्स वाला अगर आपने मेरा लेक्चर पूरा देखा है तो यहाँ पर हम इसको जो है वो इजीली आंसर कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट, एज ऑफ अ ट्री एंड टोटल ट्री हाइट। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एज ऑफ ट्री एंड मर्चेंटेबल हाइट। मर्चेंटेबल हाइट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी ट्री की बात करते हैं तो मर्चेंटेबल का मतलब क्या हुआ कि हम ये ऊपर वाला पार्ट जो है, जो जहां से क्राउन स्टार्ट होता है वहां पर उसको जो है वो काटा नहीं जाता या वो बिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि वहां के जो ये जो टिम्बर होता है उतना वो उसका डायमीटर उतना ज्यादा नहीं होता है एज कंपैरिजन टू यहाँ वाले लॉक का, राइट। तो अगर हम एज ऑफ ट्री एंड मर्चेंटेबल हाइट की बात करें, मतलब उसी हाइट तक साइट इंडेक्स को मेजर किया जाता है क्या जहां जिसकी मार्केट वैल्यू है, नहीं। साइट इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो कंप्लीट एज ऑफ ट्री एंड टोटल ट्री हाइट, ये पूरा का पूरा हाइट जो है टोटल ट्री हाइट को लेकर साइट इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 73, दैट dash is the weight of a complete tree including roots, stem, limbs, branches and leaves, that is your what, biomass। 73rd का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉनिफर विथ स्केल्स रादर देन नीडल्स इज योर व्हाट। ठीक, कल हमने देखा था पाइन जो होता है उसमें जो नीडल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सुई जैसे, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एक ऐसा कॉनिफर जिसमें स्केल्स होते हैं rather than needles, तो वो है हमारा सीडर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर व्हाट, सीडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज क्रेडिटेड टू। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। जो बायो वाले स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं उन्हें तो पता ही है काफी अच्छे से। जिस तरीके से हम केमिस्ट्री में कार्बनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर करते हैं, उनका नामकरण करने का तरीका होता है। साइंटिफिक मेथड टू नेम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बायोलॉजी इज नोन एज व्हाट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक, तो ये जो सिस्टम है ये किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया। अच्छा, अगर मैं इसको आपको समझाने क्या कोशिश करूं तो बाइनोमियल कैसा, बाई का मतलब क्या हुआ, दो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो तरीके से नामकरण करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमारा फर्स्ट नेम होता है और लास्ट नेम होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि एक तो हमारा फर्स्ट नेम होगा और दूसरा हमारा लास्ट नेम होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो फर्स्ट नेम जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को या जीन्स को, और सेकेंड नेम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज को। ठीक, अच्छा मैंने यहाँ पर जो जी है वो स्मॉल लिखा है, बट इसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि जीनस जो है, जीनस का जो नाम है वो कैपिटल में होना चाहिए और स्पीशीज जो है वो स्मॉल में होना चाहिए। जैसे अगर मैं मैंगो के साइंटिफिक नेम की बात करूँ तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, राइट। तो मैंगीफेरा जो है वो उसका जीनस हो गया, उसको हम कैपिटल एम इस तरीके से लिखेंगे मैंगीफेरा, और स्पीशीज जो है वो क्या हो गया, इंडिका, तो इसको हम क्या से लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में इस तरीके से।
तो ये क्या हो गया, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, नामकरण करने का तरीका होता है, साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिल्विक्स इज द साइंस ऑफ ट्री एंड स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉरेस्ट। किसके लिए, ट्री ग्रोथ को ही काम आता है सिल्विक्स। सिल्विक्स किसके काम आता है, ट्रीज ग्रोथ के काम आता है। कटिंग के लिए तो हम सिल्विक्स की स्टडी नहीं करते हैं, राइट। तो ट्रीज ग्रोथ के बारे में साइंटिफिक स्टडी जो होती है, दैट इज व्हाट सिल्विक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मोस्ट एक्सपेंसिव टिम्बर मैनेजमेंट एक्टिविटी इज व्हाट। द मोस्ट एक्सपेंसिव टिम्बर मैनेजमेंट एक्टिविटी इज, ऑप्शन नंबर ए है हमारा एस्टिमेटिंग और क्रूसिंग। ये तो नहीं है, एस्टिमेटिंग और क्रूसिंग तो नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर बी है हमारा हैंड प्लांटिंग, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मार्किंग नहीं। ऑप्शन नंबर डी साइड प्रिपरेशन। तो यही होता है हमारा मोस्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, मोस्ट एक्सपेंसिव टिम्बर मैनेजमेंट एक्टिविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a timber harvesting method used to allow faster growth of remaining trees to remove diseased trees or to remove undesirable trees before the final harvest is called what, intermediate cuttings। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जो मेथड यूज करते हैं हम टिम्बर हार्वेस्टिंग के लिए, जो लास्ट प्रोसीजर होता है, जो जिसके लिए हमने फॉरेस्ट्री की हुई है, तो मेथड यूज टू अलाउ फास्टर ग्रोथ ऑफ रिमेनिंग ट्रीज, बाकी ट्रीज के लिए फास्टर ग्रोथ के लिए जब वो अलाउ करता है टू रिमूव डिसीज्ड ट्रीज और टू रिमूव अनडिजायरेबल ट्रीज बिफोर द फाइनल हार्वेस्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कटिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में ही पेड़ों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए या जो बाकी ट्रीज जिनको उनसे डिसीज रिमूव करने के लिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो टिम्बर हार्वेस्टिंग की जाती है, तो दैट इज योर व्हाट, इंटरमीडिएट कटिंग। यानी कि फाइनल कटिंग से पहले बीच में ही क्या किया जाता है, उनकी कटिंग कर दी जाती है ताकि उनकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छी हो जाए, और डिसीज्ड ट्रीज को रिमूव करने के लिए या अनडिजायरेबल ट्रीज को रिमूव करना इज योर व्हाट, इंटरमीडिएट कटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, थिनिंग इज डिजाइंड टू, थिनिंग इज डिजाइंड टू reduce the number of trees in an immature strand। ये हमने किया हुआ है, अभी हमने किया थिनिंग क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है हमारा, an economical way to remove excess lodging debris and undesirable vegetation prior to planting is by prescribed fire, by prescribed fire। अभी हमने देखा prescribed burn जो था यही, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्री इंजेक्टर्स आर यूज्ड टू। चलिए देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम ट्री इंजेक्टर्स की बात करते हैं तो ट्री इंजेक्टर्स जो है वो दो तरीके के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो होता है टू रिमूव पेस्ट और इंसेक्ट्स या डिसीज से बचाने के लिए ट्रीज को जो है इंजेक्ट किया जाता है। इसलिए इंजेक्ट किया जाता है कि एनवायरमेंट जो है वो केमिकल फ्री रहे, ठीक। अगर सपोज कि हम कोई पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि एनवायरमेंट को भी वो हार्म पहुंचाएगा, लेकिन एनवायरमेंट को हार्मलेस रखने के लिए ट्रीज में इंजेक्शन यूज किया जाता है टू रिमूव पेस्ट और उनको डिजीज फ्री करने के लिए, ठीक। फिर वही क्या है, अब देखिए यहाँ पर आपको एज सच कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है टू रिमूव पेस्ट। यहाँ पर क्या दे रहा है, साइमुलेट ग्रोथ, मार्क ट्रीज, किल ट्रीज, इनोक्यूलेट ट्रीज। इनोक्यूलेट का मतलब टीकाकरण, ठीक। तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा जो वजह होता है ट्री इंजेक्टर्स का, वो क्या होता है कि अगर कोई ट्रीज में बहुत ज्यादा डिसीज हो गई है और वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे प्लांट को इफेक्ट कर रहा है, और क्या होता है कि वो जो अगर हम उसको प्रॉपर मेडिकेशन भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसको इस तरीके से इंजेक्शन दिया जाता है कि वो कंप्लीटली क्या हो जाए, डाई हो जाए, डेथ हो जाए उसकी। तो टू किल ट्रीज, तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सी, किल ट्रीज, ठीक। तो अगर आपको सपोज क्वेश्चन में अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया है तो आप तो ठीक है कर आ सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है तो आप पेस्ट वाले में जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो एज अ पेस्टिसाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि हाँ एनवायरमेंट को ज्यादा हार्म ना पहुंचे, इस वजह से,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोफैक्टर इन अ फॉरेस्ट इज, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है और ये तो मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं वो खुद ही कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने लोग जो है मेरे वीडियो को एंड तक देखते हैं, इससे पता चल जाएगा कि कितने लोग मुझे जो है सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज चलिए कमेंट कीजिए कि 82 का जो आंसर है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्लाइमेट, बी रेनफॉल, सी सॉइल डेप्थ या डी ट्री। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर बता दीजिए, क्योंकि बायोटिक फैक्टर जो है वो हमने बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया था अपने लेक्चर्स पे। तो चलिए चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा। अ कॉटन वुड ट्री हैज अ लीफ शेप। कॉटन वुड क्या है? एक ट्री है, उसका जो लीफ का जो शेप है वो कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज योर व्हाट? डेल्टोइड, कॉर्डेट, ओबोवेट, ओवल, ये सब क्या है? ये ट्री के शेप्स को बताता है। अगर मैं कॉर्डेट का एग्जाम्पल दूं, कॉर्डेट ट्री का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा पीपल का जो पत्ता होता है वो कॉर्डेट शेप का होता है। डेल्टोइड जो होता है वो सेम पीपल के पत्ते की तरह ही होता है, लेकिन साइड साइड में उसके कुछ इस तरीके से धारियां बनी होती हैं। ऐसे वो पीपल के पत्ते की तरह का शेप का ही होता है, लेकिन साइड में उसकी ऐसे ऐसे जो है वो धारियां बनी होती हैं। तो वो डेल्टोइड शेप का हो गया। बाकी ओबोवेट और ओवल के लिए तो मुझे अच्छा सा कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। हिंदी में उसे चंपा का जो फूल कहते हैं, जो व्हाइट कलर का होता है, तो उसकी जो पत्तियां होती है वो ओबोवेट शेप की होती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, दैट इज व्हाट डैश इज नॉट अ सिल्विकल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें से कौन सा जो है वो सिल्विकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ग्रोथ हैबिट तो ये तो है, सीडिंग हैबिट ये भी है, साइट एंड मॉइस्चर रिक्वायरमेंट्स ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी नन इज योर करेक्ट आंसर। 85 क्या कह रहा है? द टर्म कमर्शियल फॉरेस्ट मीन्स। कमर्शियल फॉरेस्ट क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है डियर व्यूअर्स, तो मेरा एक भी लेक्चर जो है वो स्किप ना कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? लैंड इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिकली यूजफुल ट्रीज, यही तो है। कमर्शियल फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? कि ऐसा लैंड जो कि कैपेबल हो इकोनॉमिकली यूजफुल ट्रीज प्रोड्यूस करने में, तो यही हमारा क्या होता है? कमर्शियल फॉरेस्ट। चलिए 86 क्या कहता है? A tree with a small crown in the general canopy level and receives little direct light from the side is called। ये भी इसका आंसर भी आपको पता है, कल के ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए 82 और 86 जो है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। आप देखते हैं कि कितने लोग जो है वो मेरा लेक्चर देख रहे हैं। तो जल्दी से तुरंत तुरंत कमेंट कर दीजिए। आजकल तो वीडियो के नीचे ही हमारा जो कमेंट सेक्शन जो है वो नीचे ही कर दिया है, ताकि आप लोग तुरंत वीडियो देखें और तुरंत वीडियो देखते देखते ही कमेंट कर डालें। ठीक, चलिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए 82 का आंसर क्या है और 86 का आंसर क्या है। चलिए 87 क्वेश्चन देखते हैं। द क्लास ऑफ ट्रीज एंजियोस्पर्म्स इज मेड अप ऑफ डैश ट्रीज। सबसे पहले आप ये समझिए कि एंजियोस्पर्म जो है वो ट्रीज के किंगडम क्लासिफिकेशन की बात होती है। एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। तो हायर ट्रीज जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? द क्लास ऑफ ट्रीज एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ डैश ट्रीज। कौन सी ट्रीज का जो है एंजियोस्पर्म जो है वो बना होता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हाट? हार्डवुड। हार्डवुड ट्रीज, क्योंकि देखिए एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो हायर ट्रीज होते हैं। हायर ट्रीज ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि फ्लावर्स और फ्रूट्स बनाते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो हायर ट्री से थोड़ा नीचे लेवल का होता है, जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करता है, सीड की में उसकी कोटिंग नहीं होती है। इस तरीके से बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, आप जनरली बायो में पढ़ते हैं उसको। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म की बात किया गया और क्लास ऑफ ट्री जो कि एंजियोस्पर्म को बिलोंग करते हैं, तो वो कैसे होते हैं? तो वो हार्डवुड होते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा। रूट्स विच ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड एंड एंकर द ट्री। जो रूट जो कि नीचे की तरफ बढ़ते हैं और ट्रीज को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं? टैप रूट्स। ओके, सबसे पहले देखिए फीडर रूट्स एंड हेयर रूट्स हैं। तो हेयर रूट्स का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को का सप्लाई करना। तो फीडर का मतलब क्या हुआ? खाना खिलाने का जो काम करते हैं, इनका काम यही होता है। ठीक, फिर होता है हमारा लेटरल रूट्स। तो अभी हम देखेंगे लेटरल रूट्स क्या होता है, और सरफेस रूट जो कि सरफेस पे पाया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? द ट्रंक ब्रांचेस एंड रूट्स ग्रो इन डायमीटर बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन इन द कैम्बियम लेयर। मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीजन किस में होता है? कैम्बियम लेयर में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
The inner core of a woody stem wholly composed of non-living cells darker in color than the outer layer of the stem. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द इनर कोर ऑफ अ वुडी स्टेम, मैंने आपको बताया था वुडी स्टेम का जो इनर कोर होता है कौन सा होता है, होली कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग सेल्स, काफी हार्ड होता है, डार्कर इन कलर देन द आउटर लेयर ऑफ द स्टेम, ऑप्शन नंबर बी हार्टवुड, अभी मैंने आपको बताया था। फिर ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड होरलेट डिस्क्राइब्स, ठीक, ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड होरलेट, तो ये किसको डिस्क्राइब करता है, ये ट्विग ब्रांचिंग को डिस्क्राइब करता है। ट्विग क्या होता है ये भी मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, अ प्रोसेस विच रिमूव्स इंजर्ड डिसीज और इंसेक्ट इन्फेस्टेड ट्रीज इज कॉल्ड सैनिटेशन कटिंग्स। ठीक, सैनिटेशन कटिंग क्या कहलाता है, सैनिटेशन कटिंग की अगर हम बात करें तो अगर हम ट्रीज की हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट ऑफ ट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग इंसेक्ट्स और डिसीज फ्रॉम स्टैंड ऑफ ट्रीज, उसे ही हम क्या कहते हैं, सैनिटेशन कटिंग कहते हैं। यानी कि इंसेक्ट्स और डिसीज का रिमूवल स्टैंड ऑफ ट्रीज से, उनका रिमूवल करना, तो वही आपका क्या कहलाता है, सैनिटेशन कटिंग कहलाता है। ठीक, चलिए, in the dash harvest method the entire stand of trees are cut except for a few which are selected for their quality and seed producing ability। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा हार्वेस्ट मेथड है जिसमें पूरा एंटायर स्टैंड ऑफ ट्रीज जो है वो कट जाता है, एक्सेप्ट फ्यू विच आर सिलेक्टेड फॉर देयर क्वालिटी एंड सीड प्रोड्यूसिंग, तो ये भी काफी इजी है, सीड ट्री कटिंग। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, सीड ट्री कटिंग कहते हैं। चलिए 94 क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ दिस हार्वेस्ट मेथड इज टू produce a large immediate income, provide for the natural reseeding of the area and provide partial shelter for the seedlings as they begin to germinate। shelter wood cutting, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम इस पर्पज से हार्वेस्टिंग करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इमीडिएट इनकम, मतलब जो इनकम जो है वो काफी अच्छी हो जाए, इनफैक्ट क्या हो कि आपको दोबारा से उनकी प्लांटिंग ना करनी पड़े, अगर आप उस ट्री को लगा रहे हैं तो उससे ही क्या होगा कि नेचुरल रिसीडिंग हो जाएगा अपने आप, अगर आप उनको हार्वेस्ट कर रहे हैं तो वो वापस से क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, शेल्टर वुड कटिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, trees and forests are considered to be dash producers, option number A। next question है, a very complex community of associated trees, shrubs, other plants and animal is a forest। फॉरेस्ट में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी ऑफ एसोसिएटेड ट्रीज होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, अदर प्लांट्स भी होता है और एनिमल्स भी होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। अगर हम यहाँ पर आर्बोरिटम की बात करें तो आर्बोरिटम क्या होता है, एक बॉटनिकल गार्डन होता है जो कि ट्रीज को डिवोटेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्बोरिटम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्लावरिंग पीरियड ऑफ टीक इज नवंबर टू जनवरी, यही क्या होता है, फ्लावरिंग पीरियड होता है टीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a tree that bears seeds in cones and that have long narrow needle like leaves is your what, is your conifer, ये भी हमने कल डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, the class of trees gymnosperm is dash made up of dash trees, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉनिफर्स। जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया था कि कॉनिफर्स जो होते हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म जो होता है वो हायर प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो एंजियोस्पर्म से थोड़े लो क्लास के होते हैं और जो हैं वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो कॉनिफर्स तो वही होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, so last question of our today's lecture, that is what roots which grow horizontally and help keep the tree upright are what। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि जो ट्री जो है, रूट जो है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और ट्री को सीधा खड़े रखने में मदद करते हैं, वो होते हैं आपके लेटरल रूट्स। मैंने आपको बताया था कि अभी बोला था कि हम लेटरल रूट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो डियर व्यूवर्स, आज के हमने अपने इस लेक्चर में 50 एमसीक्यूज को जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर लिया है, और आज जो है मैंने आपको
अब हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉरेस्ट्री के रिविजन नोट्स प्रोवाइड किए, प्लस आप लोगों का ये था कि मैम एमसीक्यूज जो है, जो कल का लेक्चर का जो एमसीक्यूज का जो पीडीएफ था वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, तो वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है वहां पर। और आज हमने 100 क्वेश्चंस को जो है कवर कर लिया है। बस 600 क्वेश्चंस जो है वो और बचे हैं, वो भी जल्दी कवर हो जाएंगे, नो नीड टू वरी। मैं हूं आपके साथ और हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों का अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप मेरे लेक्चर्स को देखकर एंड टाइम पे रिवीजन पर्पस के लिए नोट्स जो है वो रेडी रखें। और सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ लेने से या देख लेने से नहीं होगा। मैं एमसीक्यूज में आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताती हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन ऑप्शन से भी डेवलप कर सकता है। तो इस वजह से मैं आपको ऑप्शंस में जो टर्मिनोलॉजीज होती है मैं उसके बारे में भी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। मेरा पर्पस यही है कि आप जो फैक्ट्स हैं आप उन्हें भी लिखते चले जाए, नोट डाउन करते चले जाए, और बाकी तो सब अच्छा होगा और हम एग्जाम तक जो है सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको मेरा सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। चलिए डियर व्यूवर्स, आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड योर इमेंस सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।